हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 9 का मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में आपने जान लिया। अब हम आगे सीखेंगे कि जो बॉडी के अंदर या एक सेल में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो सिंगल सेल या मल्टी सेलुलर में भी सेल्स के अंदर ये जितने भी हमने मॉलिक्यूल्स की बात करी ये कैसे आते हैं या इनका क्या होता है। हमने बोला अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। कोई सेल वॉल बना रहा है, कोई सेल मेम्ब्रेन बना रहा है, न्यूक्लियस बना रहा है, जेनेटिक मटेरियल बना रहे हैं, है ना। ये सब बायो मॉलिक्यूल्स जितने भी प्रेजेंट हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी, इन सब को हम देखते हैं तो वो एक फिक्स नंबर में नहीं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ रिएक्शंस अंदर चल रहे हैं। ठीक है, हमने ऑक्सीजन ली, खाना खाया, न्यूट्रिशन लिया तो वो डाइजेस्ट होके एनर्जी फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, सेल्स के अंदर कुछ सेल मेम्ब्रेन बन रही हैं, कोई प्रोटीन्स बन रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो बॉडी के अंदर ये सब जो भी केमिकल रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, ठीक है, उन सब को हम क्या बोलते हैं, टुगेदर एक साथ मिलाकर बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली चेंजेस हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ ब्रेकिंग हो रही है, कुछ नया बन रहा है, और टुगेदर ऑल दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म्स। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के अंदर कुछ ना कुछ, कोई बड़ा मॉलिक्यूल आएगा तो वो स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कोई स्मॉलर जुड़ के बिगर फॉर्म में बना रहे हैं। सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप आगे पढ़ो, इसमें तो आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। और जो भी इसमें हम केमिकल्स की बात करते हैं, हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। हमने क्या बोला था उन्हें, मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको हम कलेक्टिवली बोलेंगे मेटाबॉलिज्म, और केमिकल्स को बोलेंगे मेटाबोलाइट्स। हमने पढ़ा था ना, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो भी कोई भी टाइप के रिएक्शन चल रहे हैं, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है कि एक चीज़ आई और एक स्टेप में ही दूसरे में चेंज होगी, नहीं, कंटिन्यूस और बहुत सारे इंटरलिंक्ड रिएक्शंस हैं जो एक के बाद एक कंटिन्यूसली चल रहे हैं। एक सबस्ट्रेट आया, कन्वर्ट हुआ, कुछ बना, प्रोडक्ट बना, फिर वो अब एक एज सबस्ट्रेट काम करेगा, उससे कुछ नया बनेगा, ऐसे कंटिन्यूस चलता रहता है। तो बहुत सारे पाथवेज हैं। कुछ के अंदर कोई चीज़ ऐसी होती है, प्रोडक्ट घूम के वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, फिर से वो चेन की तरह चलते रहते हैं। साइक्लिक पाथवे हो सकते हैं, वो सर्कुलर हो सकते हैं, कुछ में डायरेक्ट सीधा सीधा चलता है। तो बहुत सारे रिएक्शन सेल्स के अंदर या बॉडी के अंदर कंटिन्यूस चल रहे हैं, एक दूसरे के बीच बीच में कहीं पे इंटरलिंक्ड, यानी एक सबस्ट्रेट जो बना, बीच में कोई ऐसा केमिकल बना, वो 2-3 रिएक्शंस में यूज़ हो रहा है, और कहीं और से कुछ और बन के आ रहा है, वो यूज़ हो रहा है, इस तरीके से। जैसे एक समझ लीजिए रोड पाथवे है, तो इंटरलिंक्ड होती है रोड, कहीं से कोई ट्रैफिक आ रहा है, कहीं से कुछ जा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो बीच बीच में हम कह सकते हैं कि इसमें एक ये जो मेटाबॉलिक जाने का रास्ता है, एक केमिकल बॉडी में आया, फिर कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो वो हम पूरा उसका क्या बोलेंगे, पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे लीनियर भी हो सकता है, लीनियर मतलब सीधा, सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, और बहुत सारे पाथवेज एक दूसरे को बीच में कहीं ना कहीं कट करते हैं, उनको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, जैसे ट्रैफिक जंक्शंस, रेड लाइट जो होती है ना, क्रॉसिंग्स होती हैं। बॉडी के अंदर एकदम स्मूथ चलता है। ठीक है, कहीं पे ट्रैफिक जैम जैसी कंडीशन नहीं होती। अगर ट्रैफिक जैम वाली कंडीशन होगी तो हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ बॉडी में प्रॉब्लम जब वो शो करता है। ओके, अच्छा, ये जो तो मोस्टली हम देखते हैं कि ये जो भी मेटाबॉलिक पाथवे है वो कैसा है, स्मूथ है। और ये जो फ्लो है हमारा, जो भी मेटाबोलाइट्स चल रहे हैं, इसको कहा जाता है डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी constituents. Flow is called the dynamic state of body constituents. ठीक है, ओके। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन एक दूसरे को कभी अटकाते नहीं हैं, कहीं पे ट्रैफिक जैम वाली सिचुएशन नहीं आती हेल्दी के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितने भी रिएक्शंस हैं, अगर हम इनको लैब में करते हैं तो टाइम ज़्यादा लेता है, और सेल्स के अंदर देखा तो कम टाइम में ये हो रहे हैं, कम एनर्जी खर्च करके हो रहे हैं।
तो पता चला कि वहाँ पर इन रिएक्शंस को करवाने के लिए कोई हेल्पिंग हैंड है, यानी कैटलिस्ट्स प्रेजेंट हैं। तो ये सारे रिएक्शंस कैटलिस्ट के हेल्प से होते हैं। ठीक है, एवरी केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में हो रहा है इट इज़ अ कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो रिएक्शन जल्दी हो उसको करवाने के लिए जो कैटालिसिस हैं, कैटलिस्ट्स हैं, उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। और वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। ठीक है, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स हैं जिनके अंदर रिएक्शन जल्दी कराने की एबिलिटी है, वो ये काम कराते हैं और उनको हम कहते हैं एंजाइम्स। हम कहते हैं ना बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, डाइजेशन के लिए एंजाइम हैं, ये हर रिएक्शन के लिए कोई ना कोई एंजाइम अवेलेबल है जो उस काम को करवाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं मेटाबॉलिक बेसिस। अब इसमें जो रिएक्शंस होते हैं, जैसे आपको ऑलरेडी आप रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, तो रिएक्शंस को हम दो पार्ट तरीके के बोल सकते हैं। एक जिसमें कुछ नया बन रहा है और एक जिसमें कुछ बड़ी चीज़ है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो टूट के सिंपल फॉर्म में जा रही है ना। आप लोगों ने सीखे हुए हैं ना रिएक्शंस 9th-10th में, है ना। तो वही है। तो अब यहाँ पर हम अलग अलग कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे, हम कलेक्टिवली सिर्फ बता रहे हैं कि बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसको हम यहाँ पर सिर्फ 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक जिसमें कुछ नया बन रहा है उसको बोलते हैं एनाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिक रिएक्शंस, और एक पाथवे जिसमें कुछ बड़ी चीज़ टूट के छोटा बन रही है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक पाथवे कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के। दोनों की जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो आप यहाँ से लिख सकते हो, ध्यान से लिखना। पर थोड़ा बेटा देखो, बुक से ना स्टेटमेंट कई बार डायरेक्ट नहीं मिलती हैं, आपको थोड़ा सा उसको ना मॉडिफाई करना पड़ता है। ओके, जैसे यहाँ पे एनाबॉलिक पाथवे की डेफिनेशन आप लिख रहे हैं, तो कैसे स्टार्ट करोगे? स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में लिखना सम। ठीक है, सम ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवेज कैन लीड, ये ठीक है, सम ऑफ metabolic pathways can lead to a more complex structure from a simple structure। ठीक है, सिंपल चीज़ों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, these are called biosynthetic pathways और anabolic pathways। अब यहाँ पे लिखा है द फॉर्मर केस। द फॉर्मर केस वाइज कुछ नहीं लिखना आपने, अभी मैंने जितनी लाइन मार्क करी है उतने पे ही आपने रहना है। ठीक है, यहाँ पे इसको फॉर्मर केस को हटा दो। फिर से मैं पढ़ रही हूँ, देखिए, सम ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवेज कैन लीड टू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम अ सिंपल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आ जाओ, दीज आर कॉल्ड बायोसिंथेटिक पाथवेज और मेटाबॉलिक पाथवेज। ठीक है, अब इसके बाद डेफिनेशन के बाद लिखेंगे एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से लेना है आपने। फॉर एग्जाम्पल क्या बन रहा है? एसिटिक एसिड बिकम्स कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है किसका? मेटाबॉलिक पाथवे का। ओके, अब दूसरा वाला है कैटाबॉलिक। कैटा में याद रखो कट, कट मतलब बड़ी चीज़ को छोटे पीसेस में। ठीक है ना, एना ऐड। ओके, अब हम कैटाबॉलिक की डेफिनेशन देखते हैं। एनाबॉलिक की मैं अब डिलीट मार रही हूँ यहाँ से। ठीक है, एनाबॉलिक डेफिनेशन हो गई थी। अब हम करेंगे कैटाबॉलिक पाथवे की। स्टार्टिंग ये सेम चलेगी। सम ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवेज, ये लिखना है। ठीक है, सम ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवेज कैन, अब यहाँ से आ जाओ, लीड टू अ सिंपलर स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, simpler structure from a complex structure. These pathways constitute degradation and hence are called catabolic pathway। क्लियर हुआ? कैटाबॉलिक पाथवे की डेफिनेशन, सम ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवेज कैन, जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया सिर्फ उन चीज़ों को यूज़ करना है। देखो, सम ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवेज कैन
lead to a simpler structure from a complex structure. These pathways, या मैंने यहाँ लिख दिया ना, these pathways constitute degradation. डिग्रेडेशन करते हैं यानी बड़ी चीज़ को छोटी में तोड़ने का काम कर रहे हैं, एंड हेंस आर कॉल्ड कैटाबॉलिक पाथवेज. ठीक है, इसके बाद अब इसका एग्जाम्पल भी आना चाहिए ना एक, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज बिकम्स लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स. ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल. ओके, चलिएगा. अब मेटाबॉलिक पाथवे दो टाइप के हैं. एनाबॉलिक जिसमें कुछ नया बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है. कैटाबॉलिक जिसमें कॉम्प्लेक्स छूट कर सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट हो रही है. ओके, अब दोनों रिएक्शंस में आपको पता है एनर्जी ज़रूरत होती है. कुछ रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज़ भी होती है, कुछ रिएक्शन में कम एनर्जी की ज़रूरत होती है बल्कि एनर्जी ज़्यादा बन जाती है, कुछ में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. अब एक कॉमन सेंस लगा के सोच के बताओ कि दो चीज़ों को जोड़ने में आपको ज़्यादा ताकत लगेगी या तोड़ने में? जोड़ने में, है ना. तो एनाबॉलिक पाथवे जिसमें जॉइनिंग का काम हो रहा है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी चाहिए. और कैटाबॉलिक पाथवे जिसमें हम कोई चीज़ तोड़ रहे हैं उसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है. ठीक है, हिंदी में क्या बोलते थे? ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा चाहिए, और ऊष्मा छेपी जिसमें ऊष्मा रिलीज़ हो रही है ना. तो अब आप अपना आप लिख सकते हो ना. चलो देखो, इसमें लिखा भी हुआ है, आपको याद रखना है इसको, अगर पूछा जाए तो बता सकते हो. ठीक है, एनाबॉलिक पाथवे में क्या चाहिए? एक मिनट में आप इसको डिलीट कर दूं ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना हो. ओके, देखो, हाँ जी, एनाबॉलिक पाथवेज के अंदर कुछ नया बन रहा है इसलिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है. ठीक है, कैटाबॉलिक पाथवेज रिलीज एनर्जी. एना में एडिशन हो रहा है ना, तो उसमें एनर्जी यूज़ होगी, कैटाबॉलिक पाथवे में एनर्जी निकलेगी. ठीक है, क्लियर हो गया. चलिए, अब बॉडी में एनर्जी कौन से फॉर्म में है? एटीपी. याद है ना आपको? ये तो आपको याद रखना है, हमेशा भूलना नहीं है. कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी चलती है? एटीपी. इसके अलावा भी एक दो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन मेन एटलीस्ट एटीपी तो आपको याद रखना ही है, उसको नहीं छोड़ देना. ठीक है, अच्छा, अब आ गए हम लिविंग स्टेट के अंदर. अब हम अभी लिविंग सेल की बात कर रहे हैं कि उसमें रिएक्शंस हो रहे हैं, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है, चल रहा है. अगर मानो कि रिएक्शन होना रुक जाए तो क्या होगा? एक रिएक्शन रुका, क्योंकि चेन रिएक्शंस हैं, सब एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे सारे रिएक्शंस रुक जाएंगे. तो बॉडी में जो एनर्जी बन रही थी वो बननी बंद हो गई, एनर्जी जो खर्च हो रही थी वो भी बंद हो गई. तो जितनी है उतनी की उतनी रह गई. तो क्या होगा? वो सेल डेड हो जाएगा. ठीक है, सेल को अगर लाइव रहना है तो उसके अंदर ये कंटिन्यूअस मेटाबॉलिज्म चलता रहना चाहिए. हम अगर सो भी रहे हैं तो भी. ठीक है, हम ये नहीं कि जगे हुए हैं तभी काम हो रहा है, नहीं. अगर हम सो रहे हैं तो भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी खर्च हो रही है, एनर्जी बन भी रही है, खर्च भी हो रही है. मीन्स रिएक्शंस आर गोइंग ऑन, चल रहा है प्रोसेस. आपने कभी सुना है जब किसी की डेथ हो जाती है, बोलते हैं उसकी बॉडी कैसी हो गई? ठंडी हो गई, है ना. ठंडी क्यों हो गई? बॉडी के अंदर जो सब रिएक्शंस से रुक गए ना, तो उसके अंदर जो हीट रिलीजिंग वाला कार्यक्रम था ये रुक गया, एनर्जी बनना जो बिल्कुल स्टॉप हो गया, इसीलिए बॉडी ठंडी हो गई. ठीक है, याद रखना इस बात को. ओके, चलिए, तो स्पॉन्टेनियस हमारी बॉडी चलती रहनी चाहिए, है ना. तो उसके लिए क्या है? रिएक्शन होते रहने चाहिए. अच्छा, कोई रिएक्शन कब तक होता है? रिएक्शन में आप कहते हो, आप इक्वेशन लिखनी सीखी थी ना केमिकल रिएक्शन की 9th में. इधर जो भी लिखते हैं सबस्ट्रेट, ओके, रिएक्शन हुआ, यहाँ प्रोडक्ट बना, और रिएक्शंस को अपने क्या बोलते हैं, रिएक्शंस को दोनों साइड इक्वल करना भी सीखा था, है ना. कि अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिखी है 2, तो दूसरी साइड भी कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. 2 कार्बन तो 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन होना चाहिए ना. दोनों साइड इक्वल होना चाहिए. जब तक इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब रिएक्शन चल रहा है ना. सपोज़ हमने यहाँ पर 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स डाले और इसको ब्रेक होना है कार्बन और ऑक्सीजन में,
तो जब तक ये चारों ब्रेक नहीं हो जाएंगे तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। और जैसे इधर प्रोडक्ट पूरा बन गया, ये ख़त्म हो गया, प्रोडक्ट पूरा आ गया, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, है ना। और अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे जब तक ये ख़त्म हो रहा है हमने 4 के बजाय और दे दिए, और दे दिए, देते जा रहे हैं, इसको देते जाओ, तो ये चलता रहेगा रिएक्शन, है ना। तो यानी कि जो रिएक्शन है इसकी दोनों साइड को हमें इक्वल होने नहीं देना, रिएक्शन चलता रहे, सेल लाइव रहे, यानी इक्विलिब्रियम आने नहीं देना। जैसे इक्विलिब्रियम आया मतलब सेल काम करना बंद कर देगा। ओके, क्लियर हो गया। तो हमारी बॉडी के अंदर जो डायनेमिक स्टेट है वो इक्विलिब्रियम में कभी आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर किस स्टेट में है सिस्टम? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में। ओके, समझ आ गया। एज लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें कंटिन्यूस काम करना है, इक्विलिब्रियम नहीं आना चाहिए। लिविंग स्टेट कैसी है? नॉन इक्विलिब्रियम, स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब हम आ जाते हैं एंजाइम्स पे। हमने कहा हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहे हैं उनको एंजाइम कराने में हेल्प कर रहे हैं, कैटालाइज कर रहे हैं रिएक्शंस को, ठीक है। और एंजाइम्स किससे बने हैं? प्रोटीन से। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स डेट बिहेव लाइक एंजाइम्स, उनको हम बोलते हैं राइबो एंजाइम्स। कुछ न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो कभी कभी कुछ एंजाइम के जैसे भी काम करते हैं, ठीक है, वो अलग है। अब एंजाइम क्योंकि प्रोटीन से बने हैं तो इनका स्ट्रक्चर भी कैसा है? उसका स्ट्रक्चर लाइक प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी स्ट्रक्चर तक आने के बाद नॉर्मल हमने क्या कहा था कि प्राइमरी हो गया, फिर सेकेंडरी हो गया, उसके बाद ये सेकेंडरी भी ऐसे बॉल लाइक बन गया, टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया, है ना। प्रोटीन के अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे तो कहीं कहीं पे उसमें ऐसे कुछ पॉकेट्स, कुछ स्पेस है, ठीक है, जगह है जहाँ पर सबस्ट्रेट आ सकते हैं। और जैसे ही वहाँ पे सबस्ट्रेट ऐड होता है तो वो हेल्प करता है कि सबस्ट्रेट्स को करीब लाए और उनके बीच में बॉन्ड बनाए जल्दी से, ताकि वो सबस्ट्रेट आपस में जुड़कर कुछ नया कर सकें, या उसको ब्रेक होना है तो ब्रेक हो सके, जो भी हो सके, ठीक है। तो ये एंजाइम हेल्प कर रहा है। और एंजाइम क्यों हेल्प कर रहा है? उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसके पास जगह है जहाँ से वो कुछ सबस्ट्रेट्स को पकड़ सकता है, उनको आपस में रिएक्शन कराने में हेल्प कर सकता है। और ये जो स्पेशल लोकेशंस होती हैं इसके अंदर, उनको बोलते हैं हम सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स या एक्टिव साइट्स, ठीक है। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम क्या है? इट इज़ ए सर्विस और पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट्स। तो एक्टिव साइट क्या है? क्लियर हो गया, जिसमें सबस्ट्रेट आ सकता है। और यहाँ पर सबस्ट्रेट आने के बाद जो रिएक्शन है वो कैटेलाइज कर सकता है, यानी उसका रेट जो है, रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, ठीक है, वो जल्दी से काम कर सकता है। ओके, अच्छा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम्स हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस तक में आराम से काम कर सकते हैं। 37 से कभी कभी अगर फीवर हो गया तो 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ भी जाता है ना, तो उतने तक भी, यानी कि मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस तक ये एंजाइम काम कर सकते हैं। लेकिन 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये एंजाइम जो प्रोटीन्स हैं ये डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। एंजाइम्स गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर। ओके, तो अगर हम एंजाइम्स को सेल से बाहर निकाल के लैब में काम कराना चाहें तो 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर अगर हमारे लैब में हो गया किसी वजह से, या हम गर्म कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो ये एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, अपना काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो लैब्स में काम करने के लिए एंजाइम्स की एक्टिविटी को देखना या कोई रिएक्शंस कराने, उन सब कामों के लिए एंजाइम साइंटिस्ट कहाँ से लाते हैं? एंजाइम्स उन्हें मिलते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स से जो हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं। बैक्टीरिया वगैरह याद है, पढ़े थे हमने स्टार्टिंग में, कुछ हॉट स्प्रिंग्स होती हैं वहाँ पर रह पाते हैं, है ना। तो उनसे निकालते हैं जो हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं, 80-90 डिग्री सेंस तक भी रह पाते हैं, तो उनके एंजाइम्स भी इजीली रह पाते हैं, वो वहाँ पे ख़राब नहीं होते,
ठीक है। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स के जो एंजाइम्स हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, अच्छा, केमिकल रिएक्शन अब आ गया। केमिकल रिएक्शन क्या होता है आपको पता ही होगा। टाइप ऑफ रिएक्शंस फिजिकल एंड केमिकल सीखे थे ना। फिजिकल में क्या होता है, चेंज, शेप चेंज हो जाएगी या स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे कि आइस मेल्ट होके वाटर बन गया, लेकिन रहा तो वाटर ही ना, तो ये फिजिकल रिएक्शन है। और केमिकल के अंदर जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन गया वाटर। ऐसे ही जिसमें कुछ नया बन गया, नया ऑब्जेक्ट बन गया, नया केमिकल बन गया जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हैं, है ना, तो वो होते हैं केमिकल रिएक्शन। चलिए, हमारी बॉडी में मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन भी हो रहे हैं, छोटे मोटे कहीं ना कहीं शायद फिजिकल रिएक्शन भी हो जाते हैं। अब हमें केमिकल रिएक्शन क्या है, व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन या नए बॉन्ड्स बन गए तो हम उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। और फिजिकल क्या था, चेंज इन स्टेट। ओके, चलो अब हमें मेन आना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। हम बोल रहे हैं ना एंजाइम्स रिएक्शन की रेट को, स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो ये स्पीड होती क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन अगर आपसे पूछें तो क्या कहेंगे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन है, क्या है कि कितने पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है। 1 मिनट में अगर 1 किलो चीज़ बन रही है और 1 मिनट में 10 किलो बन रही है, तो कौन सा ज़्यादा रिएक्शन काम हो रहा है, फास्ट, 10 kg जो रिजल्ट दे रहा है ना। ये फॉर्मूला है इसका रेट ऑफ रिएक्शन का। ओके, रेट को वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ओके, अब रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। ये आपने कॉमनली देखा होगा, कोई रिएक्शन करना है यानी किसी चीज़ को हम मिक्स कर रहे हैं, टाइम लग रहा है, तो कहते हैं इसे गर्म कर दो जल्दी हो जाएगा, है ना। आप शुगर मिला रहे हो, पानी में चीनी मिला रहे हैं, गर्म कर दो जल्दी हो जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, और एक कॉमन फार्मूला है, जनरल थंब रूल जिसको हम बोलते हैं, मतलब एक जनरल क्राइटेरिया है कि टेम्परेचर कितना बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा या कितना टेम्परेचर कम करने से। तो ये एवरेज, अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन डबल करना है या रेट ऑफ रिएक्शन हाफ करना है, डबल करना है या हाफ करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, टेम्परेचर कितना 10 डिग्री सेल्सियस चेंज कर दो, ठीक है। यानी 10 डिग्री से 20 पे ले आए तो रिएक्शन डबल हो गया, और 20 डिग्री से 10 पे ले आए तो रिएक्शन आधा हो गया। तो 10 डिग्री सेल्सियस चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन पे एकदम डबल या हाफ का इफेक्ट पड़ेगा। ओके, चलिए, ये मैं जो बीच में स्किप कर रही हूँ इसकी रीडिंग आप खुद लगा लेना बेटा, ठीक है। अब एंजाइम्स काम कैसे करते हैं, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है कम कम टाइम में ज़्यादा रिएक्शन कैसे करवा पाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये क्या लिखा है, नॉर्मल रिएक्शन में क्या हो रहा है, एस कन्वर्ट हो रहा है पी में। एस का मतलब क्या है, सबस्ट्रेट, और पी मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्शन में एस से क्या बनता है, पी बनता है। अब सबस्ट्रेट एंजाइम के पास अगर गया, एंजाइम की पॉकेट में वो जगह एक्टिव साइट को मिली, एक्टिव साइट में जब सबस्ट्रेट जुड़ गया तो प्रोडक्ट बनने से पहले वो एंजाइम से अटैच हुआ, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद एंजाइम का क्या हुआ, एंजाइम उसके साथ जुड़ा रहा नहीं, प्रोडक्ट जैसे ही बना उसने प्रोडक्ट को छोड़ दिया और एंजाइम फिर से फ्री हो गया। अब वो फिर से एक और सबस्ट्रेट को ले सकता है, ठीक है। ये भी याद रखना है, रिएक्शन में एंजाइम खुद यूज़ नहीं होता, एंजाइम ने रिएक्शन करवाया और साइड हो गया, ठीक है, ये याद रखना। ये इन्होंने इसमें लिखा नहीं, ओके, चलो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर क्या हुआ
सबस्ट्रेट पहले किससे जुड़ेगा, एंजाइम से, और उसने क्या बनाया, एक ES कॉम्प्लेक्स बनाया। अब ES कॉम्प्लेक्स में रिएक्शन होके क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। और जब प्रोडक्ट बन गया तो एंजाइम ने प्रोडक्ट को छोड़ दिया। ठीक है, अब ये एंजाइम फ्री है, ये फिर से जाएगा किसी और सबस्ट्रेट से अटैच हो सकता है। ओके, ये स्टेप्स हैं एंजाइम कैसे काम करा रहा है। तो यहाँ पर एक ES कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज़ ए ट्रांसिएंट फिनोमिनन, बनना ज़रूरी है लेकिन एक टेम्परेरी फेज़ है। और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, जो सबस्ट्रेट है उसकी शेप चेंज होके वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो प्रोडक्ट बनते ही वो रिलीज़ हो जाता है। एंजाइम उसको अपनी जगह से छोड़ देता है क्योंकि अब वो उसका प्रोडक्ट बन गया, उसकी जो शेप थी, जो स्टेट थी, वो चेंज हो गई। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाए, 2 3 4 स्टेप जो भी चल रहे हैं वो चलता रहता है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट जब तक नहीं बना, बीच वाली जितनी स्टेट्स हैं उनको हम ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स कह सकते हैं, और वो एक से ज़्यादा भी पॉसिबल हैं। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अब ये जो है रिएक्शन फास्ट क्यों करवा रहा है, एंजाइम के आने से क्या हो रहा है, रिएक्शन कराने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो चेंज ऑफ एनर्जी है, वो थोड़ा कम हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये ज़्यादा एनर्जी वाली और ये वाली बातें ना केमिस्ट्री वाली मैम समझाएंगे, उनसे समझ लेना। अभी इतना आप समझ लो ग्राफ में। ठीक है, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी और नीचे क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब ये ऊपर वाली जो लाइन देखिए, ये सबस्ट्रेट इस एनर्जी पे है और प्रोडक्ट बनने पर यहाँ पर एनर्जी आ गई, ये स्पीड है, तो एनर्जी का लेवल डाउन होना है। ठीक है, डाउन होने से पहले यहाँ पर एनर्जी इतना ऊपर पहुँच रही है, कब, विदाउट एंजाइम, जब एंजाइम नहीं है तो सबस्ट्रेट को पहले इतनी सारी एनर्जी दी जाएगी, तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन विद एंजाइम सिर्फ इतनी सी और एस को थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है, जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, ये जो चेंज करने के लिए एनर्जी चाहिए, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, चलिए अब आप यहाँ तक इतनी एक बार रीड करेंगे। अच्छा, ये देख लो, ये मैं भी आपको बता रही थी ना, ये दे रखा है कि किस तरीके से ये रिएक्शन कर रहे हैं, एंजाइम कैसे काम करता है, ये इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हैं, यही कि सबस्ट्रेट एक्टिव एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड हुआ, वहाँ पर अब उसकी शेप चेंज हो रही है ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए, रिएक्शन स्टार्ट हो एंड सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में, और उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देगा, छोड़ देगा, ताकि एंजाइम फिर से फ्री है कि वो सबस्ट्रेट के किसी और मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके रिएक्शन फिर एक और करा सके। ठीक है, तो यहाँ तक अब आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके आगे का हम नेक्स्ट में देखेंगे। ओके बेटा।